नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो केवल एक शहर या एक घटना तक सीमित नहीं बल्कि देश में श्रम अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था के सवालों को सीधे तौर पर छूता है। आज की विशेष रिपोर्ट नोएडा में अप्रैल महीने के मध्य में शुरू हुए मजदूर आंदोलन, उससे जुड़े घटनाक्रम और उसके बाद हुई गिरफ्तारियों पर आधारित है। यह कहानी केवल एक आंदोलन की नहीं, यह कहानी है मजदूरों की मांग की, युवाओं की भागीदारी की, पुलिस कार्रवाई की और उन सवालों की जो अब लोकतंत्र और असहमति की सीमाओं को लेकर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पृष्ठभूमि की जहां से यह घटनाक्रम शुरू हुआ। अप्रैल 2026 नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले हजारों मजदूर सड़कों पर उतरते हैं। ये मजदूर ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और छोटे विनिर्माण उद्योग में काम करते हैं। उनकी मांगे क्या थी? वेतन वृद्धि, बेहतर कामकाजी परिस्थितियां, श्रम अधिकारों का सम्मान। इनमें से अधिकांश मजदूर प्रवासी थे। महीने में 10 से 15 हजार रुपए में गुजारा कर रहे थे, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही थी। छोटे छोटे कमरों में रहकर परिवार से दूर वे शहर की अर्थव्यवस्था को चलाने में लगे थे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ। 9 अप्रैल से मजदूर धरने पर बैठे। 10 और 11 अप्रैल को भी माहौल शांत रहा, लेकिन 13 अप्रैल को हालात अचानक बदल जाते हैं। 13 अप्रैल को प्रदर्शन के दौरान हिंसा की खबरें सामने आती हैं। पुलिस की बाइक में आग लगा दी जाती है, टकराव होता है, भीड़ और पुलिस आमने सामने आ जाती है। यहाँ से कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस ने बिना उकसावे बल प्रयोग किया। पुलिस का दावा है कि भीड़ हिंसक हो गई थी, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी। इसके बाद राज्य प्रशासन हरकत में आता है। कई एफआईआर दर्ज होती है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, गिरफ्तारियों की, आरोपों की और सवालों की। अब हम आपको बताते हैं कि उन लोगों के बारे में जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया। ये नाम है केवल आरोपी नहीं है, ये अलग अलग पेशों, पृष्ठभूमियों और विचारधाराओं से आते हैं। पुलिस के अनुसार आदित्य आनंद इस पूरी साजिश के मुख्य आरोपी हैं। 19 अप्रैल को गिरफ्तार आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसा की साजिश, लेकिन परिवार की कहानी कुछ और ही कहती है। परिजनों का दावा है कि आदित्य केवल समर्थन जताने गए थे। उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की। हिंसा उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई। उनके भाई का कहना है कि गिरफ्तारी की जानकारी ठीक से नहीं दी गई, हिरासत में स्थिति स्पष्ट नहीं है, वकीलों को मिलने नहीं दिया गया। यहाँ सवाल उठता है, क्या एक इंजीनियर जो सामाजिक गतिविधियों में शामिल था अचानक हिंसा का मास्टरमाइंड बन सकता है? 24 वर्षीय हिमांशी ठाकुर, एक छात्र जिसने इतिहास में पढ़ाई की, नेट क्वालिफाई किया और पीएचडी की तैयारी कर रहा था, उन्हें 18 अप्रैल को हिरासत में लिया गया। परिवार का आरोप है कि बिना वारंट गिरफ्तारी, कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। हिरासत में मारपीट। उसकी बहन कहती है कि हिमांशु का आंदोलन से कोई सीधा संबंध नहीं था, केवल संपर्क के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया। यह मामला एक और सवाल उठाता है, क्या संपर्क छात्र मात्र से ही कोई साजिश का हिस्सा बन जाता है? वकीलों के अनुसार पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर पा रही कि गिरफ्तारी किन धाराओं में हुई। मौखिक आरोप, वामपंथी विचारधारा। सबसे बड़ा सवाल, अगर उन्हें 11 अप्रैल को हिरासत में लिया गया तो 13 अप्रैल की घटना में उनकी भूमिका कैसे हो सकती है? यह मामला सीधे तौर पर विचारधारा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ता है। रूपेश राय पेशे से ऑटो चालक और एक पत्रिका से जुड़े हैं। दावा किया गया है कि 11 अप्रैल को हिरासत में लिया गया, यानी हिंसा से पहले। उनके अनुसार हिरासत में प्रताड़ना हुई, जबरन वीडियो बनवाए गए, सबूत गढ़े गए। यदि यह सच है तो केवल एक केस नहीं बल्कि न्याय प्रक्रिया पर बड़ा सवाल है। सत्य मोरवा, एक वरिष्ठ पत्रकार और अनुवादक, उनके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आरोप है बिना वारंट पूछताछ, गैर कानूनी गिरफ्तारी, आंदोलन से कोई सीधा संबंध नहीं। यहाँ सवाल और गंभीर हो जाता है, क्या पत्रकारिता भी अब संदेह के घेरे में है? इस मामले की एफआईआर में भी कई सवाल उठे हैं। मोबाइल नंबर अधूरे, जांच अधिकारी की जानकारी गलत, दस्तावेजों में पारदर्शिता पर सवाल। यह केवल तकनीकी गलती है या कुछ और? जब इस मामले पर अधिकारियों से सवाल पूछे गए, किसी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। जिम्मेदार एक दूसरे पर डालते रहे। आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
यह चुप्पी भी एक सवाल खड़ा करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह केवल एक कानून व्यवस्था का मामला है या फिर असहमति को दबाने की कोशिश? एक तरफ मजदूर अपनी मांगों के लिए सड़कों पर है, छात्र, कार्यकर्ता, पत्रकार उनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ साजिश, हिंसा, मास्टरमाइंड जैसे आरोप, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या विरोध करना अपराध है? क्या विचारधारा के आधार पर गिरफ्तारी सही है? क्या कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से हो रहा है? सवाल अभी बाकी है। इस पूरी कहानी में कई परतें हैं। मजदूरों का संघर्ष, युवाओं की भागीदारी, पुलिस की कार्रवाई, न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता। सच्चाई क्या है यह जांच और अदालत तय करेगी, लेकिन तब तक यह सवाल बना रहेगा कि क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां असहमति को साजिश कहा जाएगा? यह केवल नोएडा की कहानी नहीं है, यह हर उस आवाज की कहानी है जो सवाल पूछती है, हर उस नागरिक की कहानी है जो अधिकारों की बात करता है। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए यूनाइटेड मीडिया न्यूज। मैं हूं उपेंद्र यादव। नमस्कार।